देखिए, गाजा में इजरायली हमलों के विरोध में उठती जनभावनाओं के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इजरायल यात्रा पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अब बांग्लादेशी पासपोर्ट्स पर फिर से इजरायल को छोड़कर सभी देशों में वैध लिखा जा रहा है। यह फैसला 7 अप्रैल को गृह मंत्रालय के सिक्योरिटी सर्विसेज डिवीजन की डिप्टी सेक्रेटरी नीलिमा अफरोज के जारी आदेश के तहत लिया गया। यह कदम इजरायल के खिलाफ जनता के गुस्से और गाजा में चल रही सैन्य कार्रवाई को देखते हुए उठाया गया है। बता दें कि 2021 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार ने पासपोर्ट से यह प्रतिबंध हटाया था। उस समय यह साफ किया गया था कि इजरायल को लेकर बांग्लादेश की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट मानकों के अनुसार उठाया गया एक कदम है। तब के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन ने भी साफ कहा था कि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक इजरायल नहीं जा सकता और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस ताज़ा फैसले से ठीक एक दिन पहले बांग्लादेश के कई शहरों सिलहट, चटगांव, खुलना, बारिशाल, कमिला और राजधानी ढाका में हजारों लोग सड़कों पर आ गए। 20 लाख लोगों ने इजरायल के हमलों और गाजा में जारी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिखाई और अरब इस्लामी देशों से अपनी सेना भेजने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए, फिलिस्तीन को आज़ाद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी देखी गई प्रदर्शनकारियों के द्वारा, जिनमें कुछ लोगों ने इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे KFC, पिज़्ज़ा हट, बाटा और पूमा के शोरूम में लूटपाट और तोड़फोड़ की। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर फैली फेक न्यूज़ के चलते इन ब्रांड्स को इजरायल समर्थक बताया गया, जिससे गुस्से का माहौल और भड़क गया। बता आपको ये भी दें कि मुख्य प्रदर्शन ढाका यूनिवर्सिटी के पास सुहरावर्दी उद्यान में हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरों को जलाया और पीटा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP और कई इस्लामिक समूहों ने इन विरोध प्रदर्शनों को समर्थन भी दिया है। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच में जनवरी में हुआ युद्ध विराम अब टूट चुका है। 18 मार्च के बाद से जारी इजरायली हमलों में 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके और 3000 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। बीते शनिवार की रात इजरायली वायुसेना ने सेंट्रल गाजा के अल अहली अरब मिसाइल पर अस्पताल पर मिसाइल हमला किया, जिससे अस्पताल का इमरजेंसी और रिसेप्शन विभाग पूरी तरीके से तबाह हो गया। आसपास की रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश सरकार का ये कदम इजरायल के खिलाफ उसकी विदेश नीति के पुराने रुख की पुनः पुष्टि कर रहा है। इजरायल के खिलाफ यूनुस सरकार का ये बड़ा फैसला है। पासपोर्ट पर संदेश लिख दिया गया है, इजरायल वैध नहीं है। गाजा पर हमलों के विरोध में बांग्लादेश में उबाल दिखाई दे रहा है। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। बांग्लादेश में राजनीति में दरअसल इन दिनों जबरदस्त हलचल है, जहां एक और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहे हैं। तो वहीं अब शेख हसीना ने इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। शेख हसीना ने एक वीडियो जारी कर मोहम्मद यूनुस को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने यूनुस को खुदगर्ज सूदखोर बताया और उन पर देश की बुनियाद को खोखला करने की साजिश का आरोप लगाया। करीब 8 मिनट के वीडियो संदेश में शेख हसीना ने कहा है कि अंतरिम सरकार सत्ता की भूख में विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम के सभी प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है। जो मेमोरियल हमने हर जिले में बनाए थे, उन्हें जला दिया गया। क्या डॉक्टर यूनुस इन घटनाओं को सही ठहराते हैं? अगर आप आग से खेलेंगे तो यह आग आपको भी जला देगी। हसीना ने यूनुस पर बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जा रहा है। हमने उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए सभी जिलों में मेमोरियल बनाए थे, लेकिन उन्हें जला दिया जा रहा है। ढाका कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद में ब्रिटिश सांसद शेख हसीना की भतीजी ट्यूलिस सिद्दीकी ने भी सामने आकर बयान दिया है। उन्होंने सभी भ्रष्टाचार के आरोपों को बुनियादी और राजनीतिक साजिश के तौर पर देखा है और बताया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंतरिम सरकार और हसीना कैंप के बीच में टकराव अब सीधा और खुल गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस तनातने की गूंज सुनाई दे रही है। चीन और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड वॉर अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है।
चीन ने 7 बेहद जरूरी और कीमती रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर रोक लगा दी है। इन धातुओं का उपयोग कार, ड्रोन, रोबोट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट और सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक क्षेत्रों में होता है। देखिए, चीन ने अपनी सभी बंदरगाहों से दरअसल मैग्नेट यानी चुंबकों की जो शिपमेंट भी है वो रोक दी है। मतलब मैग्नेट की शिपमेंट अब नहीं होगी। इन धातुओं से तैयार होते हैं और जो तकनीकी रूप से सबसे एडवांस मशीनों का हिस्सा बनते हैं। बता आपको ये भी दें कि 4 अप्रैल को चीन ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि ये सभी कीमती धातुएं और उनसे बने विशेष प्रकार के मैग्नेट अब सिर्फ स्पेशल परमिट के जरिए ही चीन से बाहर भेजे जा सकेंगे। अब क्या है ये रेयर अर्थ मटेरियल्स का महत्व, तो ज़रा ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, फाइटर जेट, मिसाइल, गाइडेड सिस्टम में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, रोबोटिक्स और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर चिप में जो हर स्मार्ट डिवाइस की जान होती है। अब इस कदम के असर क्या होंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, महत्व के बाद में असर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, दुनिया भर की टेक कंपनियां मुश्किल में पड़ सकती हैं। अमेरिका, जापान, यूरोप की डिफेंस और ऑटो इंडस्ट्री पर सीधा असर, इन उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं। जो सप्लाई चेन है उसमें अवरोध आएगा। एक ये भी बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, चीन का इशारा साफ है कि वो अब रेयर अर्थ मटेरियल्स को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया की 90% से ज़्यादा दुर्लभ धातुएं चीन में रिफाइन होती हैं और यह चीन की सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि भारत खुद अपनी दुर्लभ खनिज संपदाओं का पर फोकस करे। आत्मनिर्भर भारत का सपना तब ही साकार होगा जब हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। रेयर अर्थ मटेरियल 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक में इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग आईटी इंडस्ट्री और ऊर्जा केमिकल इंडस्ट्री के अलावा आधुनिक तकनीकी ऑयल रिफाइनरी में कई अन्य इंडस्ट्रीज भी होती हैं। चीन ने 4 अप्रैल को इन 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार ये कीमती धातुएं, उनसे बने खास चुंबक सिर्फ स्पेशल परमिट के साथ ही चीन के बाहर भेजे जा सकते हैं। चीन के 7 रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई पर रोक है। कौन कौन से वो हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, समैरियम, इससे बने चुंबक हाई टेम्परेचर पर ताकत नहीं खोते हैं। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, टर्बाइन, इलेक्ट्रिक मोटर और हड्डी के कैंसर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। समैरियम की हम बात कर रहे हैं। अगर हम समैरियम से आगे बढ़ें और गैडोलिनियम की बात करें तो परमाणु सेक्टर में कैटलिस्ट का काम करता है। ये मेडिकल फील्ड, खासकर एमआरआई, टीवी स्क्रीन और जो फ्लोरोसेंट हैं वो लैंप में इस्तेमाल होता है। इसके आगे अगर हम बढ़ें और टर्बियम के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो टर्बियम टीवी मॉनिटर और स्मार्टफोन स्क्रीन में हरे रंग की लाइट पैदा करता है। सोनार, सेंसर और हाई फाई जो स्पीकर्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्रोसियम की अगर हम बात करें तो मैग्नेट की ताकत ये बढ़ाता है, जिसे परमाणु सेक्टर में कंट्रोल रॉड्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। यह सफ़ेद और पीले रंग का प्रकाश पैदा करने में मदद करता है। वहीं ल्यूटेटियम की अगर हम बात करें तो गैसोलीन और डीजल के उत्पादन के अलावा कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने में इस खनिज का बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है। नंबर 6, स्कैंडियम, ये रेयर अर्थ मटेरियल में भी सबसे रेयर मटेरियल है। बेहद हल्का होता है। वायुयान के पार्ट, हथियार और सेमीकंडक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इट्रियम धरती पर बाकी रेयर अर्थ मटेरियल की तुलना में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नंबर 7 पर यही है। देखिए, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, माइक्रोवेव, फिल्टर और रडार सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम जो धातुएं हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते रविवार को कहा कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को जैसे को तैसा टैरिफ से छूट दी गई है, लेकिन ये कुछ समय के लिए है। उन्होंने सेमीकंडक्टर सेक्टर और पूरी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन की जांच करने की घोषणा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स पर अलग अलग टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने में इन चीज़ों पर एक अलग टैरिफ लगाने का प्लान लेकर आएंगे। इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने बीते शनिवार को नोटिस जारी कर कहा था कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी गई है। इस फैसले को कई अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। बता आपको ये भी दें कि पिछले हफ्ते
ट्रंप की टैरिफ नीति में लगातार बदलाव से वॉल स्ट्रीट में 2020 की कोविड महामारी के बाद से सबसे बड़ी उथल पुथल देखी गई। ट्रंप के 145% के जवाब में चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बीते शुक्रवार को अमेरिकी आयात पर अपने टैरिफ को भी 125% तक बढ़ा दिया था। हालांकि चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बीते रविवार को अमेरिका से अपील की थी कि वो टैरिफ पूरी तरीके से खत्म कर दे। चीनी मंत्रालय ने कहा था कि शेर के गले में बंधी घंटी को सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसने उसे बांधा हो। अमेरिका अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाए, टैरिफ की गलत प्रथा को पूरी तरीके से रद्द करे और आपसी सम्मान के रास्ते पर लौट आए। भारत की केंद्रीय एजेंसियों को एक के बाद एक अपार सफलता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही है। अभी 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को भारत लाया ही गया है। उसके बाद सीबीआई को एक बड़ी सफलता मिली। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम में इसकी गिरफ्तारी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से उसको अभी वहीं पर रखा गया। भारत ने बेल्जियम के साथ में चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 की तारीख के थे। वैसा माना जा रहा है कि चोकसी अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। मेहुल चोकसी पर 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का बड़ा संगीन आरोप है। पिछले महीने खुलासा हुआ था कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में छुपा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था वो अपने, जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता भी मिली है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ही चोकसी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। वह पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के हरिप्रसाद एसवी ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर कहा है कि प्रत्यर्पण कोई आसान काम नहीं है। उसका बटुआ भरा है। वह यूरोप के सबसे अच्छे वकीलों को हायर करेगा, जैसा कि विजय माल्या कर रहा है। इसलिए भारत के लिए उसे वापस लाना आसान नहीं है। हरिप्रसाद ने कहा है कि चोकसी भले ही वो एंटीगुआ में पकड़ा गया था, लेकिन वह वहां से भागने में भी कामयाब रहा क्योंकि उसके पास वकीलों का एक बड़ा दल था। भारत सरकार के लिए यह इतना आसान नहीं होगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इस बार सरकार सफल होगी। आइए आपको मेहुल चोकसी से जुड़े पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि कब कब क्या क्या हुआ इसको पकड़ने के प्रयासों के दौरान। जनवरी 2018 की अगर हम बात करें, 2017 की अगर हम बात करें तो मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली, इससे पहले कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाला सामने आए। जनवरी 2018 में चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी 4 जनवरी को भारत से भाग गए। 30 जनवरी को पीएनबी ने चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के केस दर्ज किए थे। जनवरी 2018 में केस सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू हुई। चोकसी पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU का दुरुपयोग कर घोटाला करने का आरोप लगा। फरवरी 2018 पीएनबी अपनी जांच पूरी करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा और बैंक ने 11,380 करोड़ रुपए के अनधिकृत लेन देन पाए। फरवरी 2018 में ही ईडी ने केस दर्ज किया। 23 फरवरी की रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चोकसी का पासपोर्ट भी रद्द किया। मई 2018 में चोकसी एंटीगुआ में रहने लगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। अप्रैल 2018 2 महीने की जांच के बाद भीतर घोटाला जो है वो 13,850 करोड़ रुपए तक का सामने आया। मई 2021 में चोकसी एंटीगुआ से लापता हुआ और बाद में डोमिनिका में अवैध प्रवासी के आरोप में, अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार हुआ। उसने आरोप लगाया कि उसका अपहरण किया गया। जून 2021 डोमिनिका हाई कोर्ट ने चोकसी को खराब सेहत के आधार पर जमानत दी। उसे इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की इजाज़त दी गई थी। भारत का प्रत्यर्पण प्रयास विफल रहा। उस दौरान मई 2023 की अगर हम बात करें, मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो सिलसिलेवार इससे जुड़ी जानकारियां जो है वो सामने आती रही। इंटरपोल ने मार्च 2023 में इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया।
जिससे भारत के प्रत्यर्पण प्रक्रिया को कमजोरी दिखाई दी। चोकसी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। सितंबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका को बरकरार रखा, जिसमें चोकसी को भगोड़ा, आर्थिक अपराधी, FEO घोषित करने की मांग थी, लेकिन प्रक्रिया अभी भी लंबी थी है। सितंबर 2024 चोकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया। उसने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए वहां F रेजिडेंसी कार्ड भी हासिल कर लिया था। देखिए, बेल्जियम में मेहुल चोकसी के गिरफ्तार होने के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा है कि जिन जिन लोगों ने गरीबों का पैसा खाया उसे वापस करना होगा। और क्या कुछ कहा पंकज चौधरी ने, उनका बयान भी आपको सुनाने का प्रयास हम करते हैं। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चोकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता है। सब पे प्रयास चल रहा है। यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन से बता दें आपको, यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला हुआ है। कीव पर 4 घंटे तक 30 ड्रोन हमले हुए हैं बैक टू बैक। कीव में रूस के हमलों का एयर रेड अलर्ट भी है इस वक्त का। आपको बता दें 24 घंटे में कीव, खार्किव, सूमी पर हमले की यह खबर है। उस सिलसिलेवार ड्रोन से हमले किए गए हैं। बड़ी खबर है, बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। लगातार खार्किव में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया है। कीव में रूस के हमलों का ये एयर रेड अलर्ट हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में कीव, खार्किव, सूमी पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की।